हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ JDS और मैं रिलायबल फिजिक्स डिपार्टमेंट की ओर से 15 अप्रैल JEE मेन 2023 को जो पेपर हुआ है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे पास शिफ्ट 1 का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का। आसान सा पेपर था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पूछा गया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डिस्टेंस डाइपोल से लार्ज डिस्टेंस स्मॉल r गिवन है, और हमें ये डिसाइड करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट इक्वेटोरियल प्लेन वो किस टाइप से वेरी करेगी विथ स्मॉल r। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इक्वेटर पर वो इक्वल टू होती है KP/r3। ये फॉर्मूला होता है लेंथ बाई सेक्टर या इक्वेटर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर हमें इसको कंपेयर करना बाय ऑप्शन तो मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट निकलेगा। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन से और उनको पढ़ के हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा। चलो स्टार्ट करते हैं ए वाले स्टेटमेंट से। रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो F होता है SHM में वो प्रोपोर्शनल टू -x होता है, और -x मतलब पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन। सही, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए मतलब स्टेटमेंट नंबर ए राइट है। नाउ स्टेटमेंट नंबर बी की बात करते हैं। एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है, अगर हम इक्वेशन लिखे टाइम इक्वेशन, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फेज एंगल फाई। सही, ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है एज ए टाइम फंक्शन। और अगर पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखे तो x इक्वल टू लिखूंगा मैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है इसलिए एक्सेलरेशन एंड पोजीशन के बिटवीन जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है, इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना। तो ए वाला स्टेटमेंट राइट है, बी वाला स्टेटमेंट भी राइट चल रहा अभी तक। नाउ सी वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं। वेलोसिटीज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, ये सबको पता ही है कि SHM की मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो अपने आप में मैक्सिमम होती है, और ये इक्वल टू होती है एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इंटू ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो स्टेटमेंट नंबर सी भी राइट है। नाउ स्टेटमेंट नंबर डी की बात करते हैं। एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो एक्सेलरेशन तो मीन पोजीशन पर मिनिमम होता है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर डी जो होगा वो इनकरेक्ट है। तो ए वाला स्टेटमेंट राइट हुआ, बी वाला राइट हुआ, सी वाला स्टेटमेंट भी राइट है। तो ऑप्शन को अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही निकलेगा, A B C ओनली। ओके, आसान सा क्वेश्चन था ये। ना क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास m go around a circle of radius a under the action of their mutual gravitational attraction force। तो एंगुलर स्पीड ऑफ ईच बॉडी फाइंड आउट करना में क्या होगी ना। तो दो पार्टिकल है मास m के और दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ये मास m का एक पार्टिकल यहाँ ले लिया मैंने और दूसरा वाला पार्टिकल मैंने यहाँ ले लिया, और रेडियस ऑफ सर्कल हमें गिवन है a। तो ये डिस्टेंस सेंटर अगर ओ मानूं तो ये रेडियस ऑफ सर्कल ए हो जाएगी। और इनको जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ऑन ईच पार्टिकल ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, यानी ये वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाई और ये वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाई। तो अगर मान लो इस वाली बॉडी पर फोर्स की अगर बात करें, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं Gm1m2/r² होता है। तो यहाँ से इस वाले पार्टिकल पर अगर ये वाला पार्टिकल फोर्स लगाएगा तो कैपिटल Gm1m2 यानी m² बन जाएगा, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 2a के इक्वल है, तो r² से 4a² हो जाएगा। ये फोर्स आ गया। ये फोर्स सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इस फोर्स को मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर सकता हूँ जो कि m ओमेगा स्क्वायर r होता है। तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ सर्कल a। तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो गया एक, और ओमेगा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो ओमेगा इक्वल टू आएगा रूट में Gm/4a³। सही, ये रिलेशन आना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको गिवन है। सही, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था ग्रेविटेशन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। हाइट ऑफ ट्रांसमिटेड एंटीना गिवन है 180 एंड हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना भी गिवन है आपको 245 मीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन इन द लाइन ऑफ साइट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एंटीना की जो रेंज होती है वो D इक्वल टू होता है
रूट ऑफ 2r इंटू एच, जहाँ r क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है, h जो है हाइट ऑफ एंटीना। तो दो एंटीनों के बिटवीन हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले वाले एंटीना की रेंज अगर d1 है जब हाइट h1 है, तो दूसरे वाले एंटीना की रेंज क्या होगी d2 होगी, जो कि रूट ऑफ 2r इंटू h2 हो जाएगी। दो एंटीना, एक ट्रांसमिटेड एंटीना और एक रिसीविंग एंटीना। तो फिर इनके बिटवीन जो डिस्टेंस हो सकती है फॉर कम्युनिकेशन वो लिखूंगा मैं d, कैपिटल D इक्वल टू d1 प्लस d2, सही। और d1 d2 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, रूट 2r को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो इंटू रूट में आ जाएगा ये पूरे अलग से अगर इसको देखें तो रूट में h1 प्लस रूट में h2, ये रिलेशन निकल के आएगा, सही। और h1 h2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो d इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2 इंटू कैपिटल R, या कैपिटल R 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 64 इंटू 10 टू पावर 5 बन जाएगा, सही। और इंटू रूट में 180 प्लस रूट में 245, सही, ये रिलेशन आएगा। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो d बराबर जब यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो ये 104 किलोमीटर में आ जाएगा ना, 104 किलोमीटर यहाँ से आंसर निकल के आएगा, सही। तो इसको भी मैं आसान क्वेश्चन बोल सकता हूँ, कैलकुलेशन में इतनी लेंदी नहीं है, सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस गिवन है 5 ईयर, तो मैं फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल दैट विल डीके इन 15 ईयर फाइंड आउट करना है, कितना पोर्शन डीके हो गया ये फाइंड आउट करना है। तो एक रिलेशन आई थिंक सबको पता ही होगा कि आफ्टर n हाफ लाइफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होंगे बचे रहेंगे वो n बराबर होते हैं n नोट डिवाइड में 2 की पावर स्मॉल n, जहाँ स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। और 15 ईयर गिवन है और एक हाफ लाइफ जो है वो 5 ईयर की, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ की कैलकुलेशन करें तो 3 हाफ लाइफ हो जाएगी। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो आफ्टर 15 ईयर बचेंगे वो जाएंगे n नोट डिवाइड बाई 2 की पावर 3 यानी 8। ये तो वो है जो एक्टिव है, मतलब बचे हुए हैं, जबकि आपको बोला गया है कि कितने खत्म हो चुके हैं। तो कितने खत्म हुए, स्टार्टिंग में अगर n नोट थे और n नोट बाई 8 बचा हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो n डेज होगा वो n नोट माइनस n नोट बाई 8 होगा। तो ये इक्वल हो जाएगा 7 n नोट डिवाइड बाई 8। और फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, यानी आपको n डेज जो बचे हुए न्यूक्लियाई है, मतलब जो डीके हुए न्यूक्लियाई है, डिवाइड बाई एक्चुअल जो स्टार्टिंग में थे ना, तो n डेज डिवाइड बाई n नोट की वैल्यू कैलकुलेट करके पता करना आपको ना। सो इट इज इक्वल टू 7/8। तो आंसर आना चाहिए 7/8, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है, जब काइनेटिक एनर्जी E है तो लेमडा है। नाउ काइनेटिक एनर्जी चेंज टू E/4, तो हमें पता करना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन देखें तो लेमडा इक्वल टू होता है h डिवाइड में 2m, जहाँ m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ ओनली काइनेटिक एनर्जी को ही चेंज किया, सो लेमडा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, सही। तो अब हमें पता करना है कि जब E/4 होगी एनर्जी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। तो लेमडा 1 यानी लेमडा 2 जो फाइंड आउट करना है इक्वल टू रूट में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि E/4 है, और इनिशियल E, तो रूट में 1/4 तो 1/2 के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर हम लेमडा 2 निकालेंगे तो ये 2 लेमडा के इक्वल आएगा, सही। सो आंसर नंबर 3 इसका राइट रहेगा, सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। आपको गैल्वेनोमीटर गिवन है जिसमें करंट है 1 मिली एम्पियर जो रेंज है उसकी, और इसका जो रेजिस्टेंस है कुल रेजिस्टेंस ऑफ 54 ओम है। और 2 शंट लगाने, एक तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए जहाँ पर 50 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है, और एक अमीटर बनाने के लिए, सही। तो 1 मिली एम्पियर का अमीटर आपको बनाना है इसके अंदर ना, सॉरी 10 मिली एम्पियर का अमीटर बनाना है पहले वाले केस में, और वोल्ट मीटर जो बनाना है 50 वोल्ट का बनाना है।
और 1 मिली एम्पियर जो है इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर है। तो सबसे पहले हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं। तो जब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में, तो फॉर्मूला जो होता है, अगर हमें वी रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है तो वी इक्वल टू होता है आई जी इंटू आर प्लस आर जी। सही, ये रिलेशन। जो आर क्या है, शंट रेजिस्टेंस है, आर जी जो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आर इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं वी डिवाइड बाई आई जी माइनस आर जी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं आर की इक्वेशन में, तो मैं लिख सकता हूँ आर इक्वल टू होगा वी जो वोल्ट मीटर जो बनाना उसकी रेंज है जो 50 है, और ये इक्वल टू होगा आई जी की वैल्यू आपको 1 मिली एम्पियर है, 10 टू पावर माइनस का 3 बन जाएगा ये, माइनस ये 54। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 10 टू पावर प्लस का 3 बनेगा ना ये, और इसमें से 54 को माइनस करें तो अगर हम इसको नेगलेक्ट कर दे तो मैं बोल सकता हूँ कि जो आर की वैल्यू होगी वो 50 किलो ओम के आसपास आएगी ना। 54 को मैं 50 किलो ओम के कंपेयर टू नेगलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये शंट रेजिस्टेंस होगा जब हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को 50 वोल्ट के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना। नाउ अब अमीटर भी बनाना है, तो अमीटर के लिए शंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आर बराबर होता है आई जी इंटू आर जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी, ये रिलेशन होता है ना। ये शंट है किस केस में, जब आप किसी भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, आई जी जो गिवन है आपको 10 टू पावर माइनस का 3 गिवन है, इंटू आर जी जो गिवन है 54 गिवन है, और आई माइनस आई जी, जहाँ रेंज क्या है जो मीटर आपको बनाना 10 मिली एम्पियर है, और आई जी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है, तो 10 माइनस 1 करोगे तो 9 मिली एम्पियर है। 9 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3, ये 10 टू पावर माइनस 3 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 54 अपॉन 9 से 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो मीटर बनेगा तो शंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6 ओम आनी चाहिए ना। तो शंट होगा वोल्ट मीटर के लिए 50 किलो ओम और अमीटर के लिए होगा 6 ओम। तो इसको अगर हम ऑप्शन से कंपेयर करें तो वोल्ट मीटर के लिए आर इक्वल टू 50 किलो ओम और अमीटर के लिए तो ए और सी वाला आंसर राइट है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये केटीजे एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। 2 गैस है आपको गिवन है और दोनों के मिक्सचर का जो रेशियो है कंटेन 2:1 है। टेम्परेचर है मिक्सचर का 30 डिग्री। रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स जो होती है, फॉर्मूला अगर हम लिखें तो 3/2 kT होती है। सही, ये फॉर्मूला होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स 3/2 kT। या टी टेम्परेचर है जो कि मिक्सचर का आपको पहले से गिवन है, सेम है, और के तो कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ कहीं भी ये नहीं पता है कि मतलब इस फॉर्मूले में देखिए 3/2 kT में कि नेचर क्या होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी गैस हो, दोनों के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स होगी वो सेम होगी। तो फिर दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आ जाएगा। सही, तो आसान सा क्वेश्चन था ये भी। तो इसका आंसर आना चाहिए फर्स्ट यानी 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट गिवन है, पढ़ के पता करना है कि क्या क्या आंसर निकलेगा इनसे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 को देखते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन लीस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन। तो ये तो स्टेटमेंट होता है किसके अंदर, जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हो, जबकि यहाँ पर इक्विवेलेंट जो निकाला आपने वो सीरीज कॉम्बिनेशन से निकाला, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फाइनल इक्विवेलेंट होता है वो जो सर्किट में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लगा होगा उससे भी बड़ा निकलता है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सही, नाउ स्टेटमेंट नंबर 2 को पढ़ते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि हम जानते हैं, पढ़ते हुए टॉपिक में, कि किसी भी रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी जो होती है विथ टेम्परेचर चेंज होती जाती है। तो इसलिए इसमें बोला चेंज नहीं होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट निकल के आया। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट निकलेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन है। अगेन दूसरा क्वेश्चन आया ग्रेविटेशन का, ये भी आसान क्वेश्चन है। अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन स्ट्राइक सरफेस ऑफ अर्थ। एक बॉडी जिसको अर्थ की सरफेस से कैपिटल R हाइट से छोड़ा गया है
और जब ये छोड़ने का वाला इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ये अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगी तो v क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम इनिशियल से फाइनल के बिटवीन क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो तो इक्वल टू 0 है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है, जी एम कैपिटल एम, माइनस भी लगाना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी में, माइनस का जी मास ऑफ अर्थ, बॉडी का मास स्मॉल एम डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो इनिशियली देखें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2r। सही, तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये वाली 0 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। जब अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगी तो स्पीड अगर v मान के चले तो हाफ एम वी स्क्वायर इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। और सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी अगेन जैसे पहले फॉर्मूला लगाए वैसे लगा देते, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन सेंटर से अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r। और यहाँ से जब v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा रूट में g कैपिटल m बाई r। सही, बट ऑप्शन जो गिवन है वो स्मॉल g में गिवन है और स्मॉल g का फॉर्मूला जानते हैं, g कैपिटल m अपॉन r स्क्वायर होता है। तो ये जो रिजल्ट निकला इसको रूट के अंदर हम r से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, जिससे ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल g के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा रूट ऑफ जी आर। सही, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। तो ग्रेविटेशन के अभी तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं ना, ये भी आसानी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला क्वेश्चन है। 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है किसी रेजिस्टेंस से, कोई रेजिस्टेंस है 6 ओम थ्रू स्विच, और करंट कांस्टेंट करंट इन सर्किट, स्विच इज ओपन इन 1 मिलीसेकंड, देन EMF इंड्यूस अक्रॉस कॉइल इज 20 वोल्ट है। तो इंडक्टेंस ऑफ कॉइल निकालना। तो सबसे पहले फॉर्मूले पे चलते हैं। EMF इंड्यूस E इक्वल टू होता है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं ओनली, सही, L di बाई dt। सही, E जो EMF इंड्यूस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो L इंटू डी आई बाई डी टी हो जाएगा। सही, अब E जो गिवन है आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंड्यूस EMF 20 वोल्ट हो गया, तो ये तो हो गया 20। L की वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करके पता करना है, इनटू करंट में चेंज। करंट में कितना चेंज आया, करंट में जब चेंज की बात करें तो पहले जब बैटरी को कनेक्ट किया हुआ था 12 वोल्ट की बैटरी लगाई थी और 6 ओम रेजिस्टेंस था, तो कांस्टेंट करंट फ्लो रही थी। तो वो करंट कितनी होगी, वो करंट हो जाएगी I बराबर V बाई आर। V था 12 वोल्ट, R है 6, तो 12 बाई 6 यानी 2 एम्पियर। और जब स्विच को ओपन कर देंगे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि सर्किट ही ब्रेक हो चुका है। तो फिर करंट रिड्यूस होकर इक्वल टू हो जाएगी 0। सही, 0 एम्पियर। तो करंट में कितना चेंज आया, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2 एम्पियर, और कितने टाइम के इंटरवल में, 1 मिली सेकेंड, यानी 1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3। सही, 2 को 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो फिर L की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कैपिटल H, जो इसकी यूनिट होती है। तो L इक्वल टू हो जाएगा 10 मिली H, तो आंसर आना चाहिए 10 मिली हेनरी। सही, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। सही, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन है। वायर जिसकी लेंथ L है, रेडियस R है, और दोनों एंड से रिजिड है, सॉरी एक एंड से रिजिड है। व्हेन द अदर एंड ऑफ वायर इज पुल्ड बाय अ फोर्स F, इट इज लेंथ इंक्रीज बाय L। फिर एक और दूसरा वायर लिया, सेम मटेरियल का है, लेंथ इसकी 12 है, रेडियस 2R है, और उसको 2F फोर्स से पुल किया। तो हमें पता करना है कि इसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। यंग्स मॉडुलस Y इक्वल टू होता है F डिवाइड बाय A, जो कि स्ट्रेस होगी, डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो कि स्ट्रेन होगी। तो यहाँ से डेल्टा L की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो डेल्टा L इक्वल टू लिखेंगे हम F L अपॉन वाई ए। सही, ये फॉर्मूला तैयार कर दिया। अब उसमें कंडीशन जो गिवन है वैसे पुट करते जाते हैं। फोर्स लगाया F, चेंज इन लेंथ जो है L, तो ये हो गया L, फोर्स F है, इंटू ओरिजिनल लेंथ जो है वो L है, यंग्स मॉडुलस Y, रेडियस R है तो एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। सही, अब एक दूसरा वायर लिया जो सेम मटेरियल का है, मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फोर्स को डबल कर दिया ना, तो नाउ उसकी लेंथ में चेंज अगर मैं L डैश लेता हूँ तो फोर्स F की जगह हो जाएगा 2F, लेंथ को भी डबल किया हुआ है तो L की जगह हो जाएगा 2L,
वाई यानी यंग्स मॉडुलस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। रेडियस भी डबल कर दिया तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इसको लिख दूंगा 4πr²। और ये 2 2 और ये इंटू 4 कैंसिल आउट हो गया। तो पहले वाली लेंथ में अभी वाली लेंथ में जो चेंज आया था उसमें अगर कंपेयर करें तो कोई भी रिलेशन नहीं, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं आ रही, तो यानी एल डेस इक्वल टू आएगा यहाँ पर एल। सही, तो आंसर आना चाहिए एल, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन। ना क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आसान क्वेश्चन है रेक्टिलिनियर मोशन का। आपको पोजीशन की इक्वेशन गिवन है और सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है t इक्वल टू 2 सेकंड फाइंड आउट करना है। तो v इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है dx/dt। तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो 5t² को डिफरेंशिएट करें तो ये बनेगा 10 इंटू टी माइनस 4 इंटू टी में 4 आ जाएगा, प्लस 5 तो कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इसमें t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दो तो ये इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 2 माइनस 4, तो 20 माइनस 4 यानी 16 मीटर पर सेकेंड। तो मैं कह सकता हूँ सबसे आसान क्वेश्चन होगा ये। सही, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ये भी आसानी क्वेश्चन है, इसमें आपको पोजीशन एज ए वेक्टर गिवन है और डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स पता करना है किस डायरेक्शन होगा। तो नेट फोर्स हम जानते हैं क्या होता है, F इक्वल टू m इंटू ए होता है, जहाँ ए का मतलब एक्सेलरेशन है, m तो मास है बॉडी का क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी, यानी F जो होगा डायरेक्शन से अगर देखें तो प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगा, यानी a से ही डिसाइड होगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। और a का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, यानी ये जो पोजीशन की इक्वेशन है जो फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम dr/dt निकालते हैं। dr/dt इक्वल टू आएगा 10t आई कैप पे तो 10 आ जाएगा आई कैप में, प्लस 15t² जे कैप है तो प्लस का 30t जे कैप और 7 के कैप जो कि कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। सही, अभी एक बार ही डिफरेंशिएट किया, अभी एक बार और करेंगे, डबल डेरिवेटिव लेना आपको, इसका डबल डेरिवेटिव लो, तो इसलिए इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करते तो 10 आई कैप तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और 30t जे कैप में ओनली 30 जे कैप आएगा। तो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू 30 जे कैप आ गया, तो डायरेक्शन हो जाएगी जे कैप प्लस का, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस आ जाएगा। सही, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको गिवन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है और इसमें आपको ये चेक करना है कि जो लिस्ट 2 में जो वेवलेंथ है वो लिस्ट नंबर 1 में जो नेम ऑफ वेवलेंथ है उससे किस टाइप से रिलेशन होगा ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें माइक्रोवेव का ना, तो माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है ना, अगर इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ देखें तो माइक्रोवेव की होगी। तो माइक्रोवेव की वेवलेंथ अगर लिस्ट में सबसे ज्यादा वेवलेंथ है ना वो 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर। सही, 0.1 मीटर टू तो इसका मतलब ए में जो होगा वो 4th वाला कॉलम आएगा। सही, ना अल्ट्रा वायलेट। सही, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ चलता हूँ ना, माइक्रोवेव में सबसे ज्यादा, माइक्रो के बाद आएगा इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड में चेक करते हैं तो इससे बड़ा है ना 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर से बड़ा कौन सा है, 1 मिलीमीटर होना चाहिए, 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर। इसका मतलब जो इंफ्रारेड है उसमें 3rd वाली लिस्ट आएगी। सही, देन उसके बाद अगला देखते हैं, तो अगला है अल्ट्रा वायलेट, यानी इससे थोड़ा छोटा वाला अल्ट्रा वायलेट वाला। अल्ट्रा वायलेट में आ जाएगा 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, यानी अल्ट्रा वायलेट के लिए क्या आना चाहिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन आना चाहिए ना, लिस्ट में फर्स्ट वाला होगा ना। और एक्सेस तो वेवलेंथ में सबसे कम होता है, तो सबसे कम जो वेवलेंथ है 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर है, तो इसमें 3rd वाला लिस्ट आएगा। सही, सॉरी 2nd वाला लिस्ट आ जाएगा। सही, तो ए में आना चाहिए 4th वाला, बी में आना चाहिए फर्स्ट वाला, सी में आना चाहिए 2nd वाला और डी में आना चाहिए 3rd वाला। तो इसको अगर ऑप्शन से कंपेयर करें तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट निकल के आएगा। सही, ना क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आसान क्वेश्चन है वेक्टर का। इसमें वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट गिवन है 2√3, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना। तो अगर हम डायग्राम बना के देखें इसका, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया। सही, कोई वेक्टर होगा, ये वेक्टर है और ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है किससे, वाई एक्सिस से, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो इसका अगर y वाला कंपोनेंट ले तो होगा a cos ऑफ थीटा
और x वाला कंपोनेंट हो जाएगा a साइन थीटा। सही, तो a साइन थीटा जो है वो इसका x वाला कंपोनेंट है जो आपको फाइंड आउट करना है, और y वाला कंपोनेंट जो है वो कि a कोस ऑफ थीटा, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है 2√3। सही, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा x कंपोनेंट डिवाइड बाई 2√3। और यहाँ पर एंगल जो गिवन है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हम जानते हैं 1/√3 होता है, तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू ax डिवाइड में 2√3, और ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो इक्वल टू 2 आ जाएगा। सही, तो आंसर नंबर 4 इसका राइट है। सही, ना क्वेश्चन नंबर 17, ये यूनिट और डायमेंशन का क्वेश्चन है। v इक्वल टू लेमडा ए जी पावर b और रो जिसकी पावर c है, जहाँ v है स्पीड ऑफ वेव है ना, और लेमडा जो है वेवलेंथ है, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और रो का मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो हमें कंपेयर करके पता करना है कि जो पावर लगी हुई है लेमडा जी और रो पर वो क्या होगी। तो यूनिट वाइज कंपेयर करें तो इस साइड जो यूनिट है वो उसमें स्पीड है, स्पीड होता है m0 l की पावर 1 एंड t की पावर -1। सही, इक्वल टू लेमडा यानी लेंथ, तो लेंथ की पावर a हो जाएगा ये। सही, g यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है l की पावर 1, तो ये l की पावर v बनेगा, और t की पावर -2, t की पावर माइनस का 2b बन जाएगा। सही, अगला है रो यानी डेंसिटी, और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू 1 यानी m की पावर c बन जाएगा, और मास अपॉन वॉल्यूम होता है यानी l की पावर 3, तो इस पर पावर c लगी हुई तो l की पावर ये माइनस का 3c हो जाएगा। सही, अब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ पावर को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले m की पावर देखिए तो इक्वल टू 0, इधर भी 0 लाना मुझे, और यहाँ पर m की पावर जो c इसमें ये c 0 हो जाएगा, तो c वाली वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए। सही, इसी तरह l की पावर को कंपेयर करें तो यहाँ पर l की पावर इधर 1 है, और इधर l की पावर अगर देखें तो ये हो गया l, इधर भी l और यहाँ भी l है, तो ये हो जाएगा a प्लस b माइनस का 3c, और c तो पहले से हम निकाल चुके इक्वल टू 0 है, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 1। सही, टाइम की पावर को कंपेयर करें राइट साइड लेफ्ट साइड, तो माइनस का 1 इक्वल टू इधर टाइम की पावर माइनस का 2b ओनली, तो माइनस का 2b बन जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो b इक्वल टू 1/2 आएगा, और b 1/2 और a प्लस b की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो फिर a की वैल्यू भी 1/2 आएगी, और c की वैल्यू तो 0 निकल ही चुकी थी, तो ये रिलेशन आना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में गिवन है 1/2 1/2 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 18 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। प्रेशर एंड वॉल्यूम के बिटवीन ग्राफ गिवन है और वर्क डन निकालना, तो जैसा कि हम थ्योरी में पढ़ चुके एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इक्वल टू वर्क डन, तो इसका इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट, ये गैप हाइट होता है, ये हो जाएगा 300 पास्कल में, और ये गैप हो जाएगा 2 से 4 यानी 2 मीटर क्यूब, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, तो वर्क डन जो आएगा वो 300 आ जाएगा। सही, तो आंसर आना चाहिए 300 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये वेव ऑप्टिक्स में जो हम डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ते हैं, स्पेशली जे मेन वाला जो होता है उससे लिया गया क्वेश्चन है। अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, वैल्यू ऑफ ए यानी ए की वैल्यू फाइंड आउट करना, फॉर विच फर्स्ट मिनिमा अपीयर्स एट थीटा बराबर 30 डिग्री। तो पहले से फॉर्मूला देखते हैं, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, मिनिमा की बात हो रही है ना, तो हम जानते हैं ए साइन थीटा इक्वल टू मिनिमा में एन लेमडा होता है, और फर्स्ट मिनिमा की बात हो रही है तो एन इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो ए साइन थीटा होगा वो इक्वल टू लेमडा होगा, और हमें ए निकालना तो ए इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई साइन थीटा, और लेमडा गिवन है 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनोमीटर डिवाइड बाई साइन थीटा, या थीटा इक्वल टू बिकॉज 30 डिग्री था तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आएगा कितना 1200
नैनोमीटर। ऑप्शन माइक्रो में है तो इसको माइक्रो में कन्वर्ट करके रखें तो 1.2 माइक्रोमीटर आ जाएगा, सही, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन ही था ना। क्वेश्चन नंबर 20, ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। एक सर्किट डायग्राम गिवन है आपको विद डायोड, और हमें जो करंट है आई उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो डायोड D1 D2 D3 कनेक्टेड है, ये चेक करना है ये फॉरवर्ड बाइसिंग होंगे या रिवर्स बाइसिंग होंगे। तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है डायोड D1 के, ये वाला पॉइंट जो होता है P होता है, और ये वाला पॉइंट जो होता है वो N होता है। तो D1 वाला जो डायोड है अगर सर्किट को देखें तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ना। इसी तरह D2 की बात करें तो D2 में जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो N से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बाइसिंग होगा ना। और इसी तरह से D3 की बात करें तो ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगा। और अगर हम तीनों डायोड को आइडियल डायोड मान के चलें तो रिवर्स बाइसिंग में हम जानते हैं ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है, तो ये सर्किट ओपन बन जाएगा। और फॉरवर्ड में एज ए कंडक्टिंग वायर की तरह वर्क करता है, सही। तो इसका मतलब अगर ये ओपन सर्किट है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, D2 के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और D1 और D3 के थ्रू ही करंट फ्लो होगा। और ये 10 ओम और 10 ओम तो ये सीरीज में कनेक्टेड हो गया, तो ये हो गया 20 ओम। और ये D3 के साथ जो 10 ओम कनेक्टेड था ये इसके पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, इधर 20 और इधर 10 है, तो R इक्विवेलेंट इस सर्किट का अगर आप निकालोगे तो 20/3 हो जाएगा, सही। 20 ओम और 10 ओम का रिजल्ट निकाल लिया मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन से। और पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट बिकॉज 20/3 और 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, करंट भी बैटरी के थ्रू ही पूछा गया है, तो करंट I बराबर लिख दूंगा मैं 10/20/3। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 3/2 यानी 1.5 एम्पियर, सही, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। नाउ आप इंटीजर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये EMF का क्वेश्चन है। एक रोड है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, जिसको 210 RPM से रोटेट किया इन मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपको गिवन है 0.2 टेस्ला। तो EMF पता करना क्या होगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला सब जानते होंगे। किसी रोड को अगर रोटेट करें इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड तो इंड्यूस EMF E इक्वल टू होता है B ओमेगा L²/2। ये फॉर्मूला सब जानते ही होंगे। किसी रोड को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करें, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अगर B है, इनसाइड या आउटसाइड किधर भी हो सकती है, तो इंड्यूस EMF इन दोनों एंड के बिटवीन जो इंड्यूस EMF होता है, अगर इसकी लेंथ L है तो B ओमेगा L²/2 होता है। बस इसमें वैल्यू पुट कर देते। तो B जो कि गिवन है आपको 0.2 टेस्ला। एंगुलर वेलोसिटी, हाँ, अब एंगुलर वेलोसिटी को भी देख लेते हैं। 210 RPM है, इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं पहले तो 210 RPM से अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/30 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से 0 गया है, और 3 से ये 21 हो जाएगा 7, तो 7 पाई रेडियन पर सेकेंड आएगा ना। तो ओमेगा हो गया 7 × पाई। और क्वेश्चन में ये भी हिंट गिवन है कि पाई आपको 22/7 लेना है, तो 22/7, और लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.2 मीटर बन जाएगा ये, तो 0.2 मीटर का स्क्वायर, सही, L का स्क्वायर कर दिया। और यहाँ से जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इन मिली वोल्ट फाइंड आउट करना है। तो ये जो इंड्यूस EMF आएगा वो 88 × 10⁻³ वोल्ट आएगा, यानी आंसर आएगा 88 मिली वोल्ट, सही। तो इंटीजर में आंसर टिक करेंगे 88, सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही क्वेश्चन है। तो अभी तक अगर हम देखें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ना। चले, एक सर्किट गिवन है आपको और हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो 9 वोल्ट की जो बैटरी है 2 ओम 2 और 4 ओम जो 6 ओम हो गया, इसके बिटवीन अगर इसमें इसको 0 मान लूँ तो ये 9 वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें जो करंट होगी ना, इसमें करंट अगर I1 है और इसमें करंट अगर I2 है, तो दोनों में करंट सेम ही आएगी, बिकॉज 2 और 4 सीरीज में, इधर भी 2 4 और 2 सीरीज में, सही। तो दोनों करंट इक्वल ही आनी चाहिए। तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू आ जाएगा क्या, 9 डिवाइड बाई ये 2 और 4 सीरीज में, तो 6 हो गया ना। तो 1.5 एम्पियर करंट होगी I1 इक्वल टू I2। और अगर हमें पोटेंशियल A निकालना है तो जो डिफरेंस इस 4 ओम के बिटवीन होगा वो पॉइंट A का पोटेंशियल बोल सकता हूँ मैं। तो पॉइंट A का पोटेंशियल क्या लिखूंगा, क्योंकि इधर मैंने 0 पोटेंशियल माना ना, इस पॉइंट को मैंने 0 पोटेंशियल माना, इसलिए इस 4 ओम के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पॉइंट A का होगा।
तो पॉइंट ए का पोटेंशियल लिखे तो 4 इंटू करंट है 1.5 एम्पियर 3/2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 वोल्ट। सही। इसी तरह से बी वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो मैं बोल सकता हूँ इस 2 ओम के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी के इक्वल होगा। तो 2 इंटू इसमें भी करंट 1.5 एम्पियर ही, तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट। तो डिफरेंस निकाले दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस का, तो 6 - 3 यानी 3 वोल्ट के इक्वल आना चाहिए। तो आंसर आना चाहिए इंटीजर में 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, जो कि वेव ऑन स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है आपको 50, मास ऑफ स्ट्रिंग भी गिवन है आपको 18 ग्राम, डेंसिटी भी गिवन है 20 ग्राम पर मीटर। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव फाइंड आउट करना है। और जो स्ट्रिंग है उनके दोनों एंड को हमने क्या किया, रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर चले तो F इक्वल टू होता है V डिवाइड बाई 2L। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो V इक्वल टू होगा वो 2F इंटू L हो जाएगा। F की वैल्यू डायरेक्टली आपको गिवन है 50, तो 100 L के इक्वल ये V है। अब V में हमें फाइंड आउट करने के लिए L भी निकालना पड़ेगा, तो L को हम अलग से निकाल लेते हैं। L को निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में गिवन है मास जो है वो 18 ग्राम है और डेंसिटी जो है वो 20 ग्राम पर मीटर है। तो म्यू यानी डेंसिटी इक्वल टू होता है मास डिवाइड बाय लेंथ। तो यहाँ से लेंथ इक्वल टू हो जाएगा m डिवाइड बाय म्यू। m इक्वल टू है 18 और म्यू इक्वल टू है 20, तो ये हो जाएगा 9/10। तो इस L की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो 100 इंटू 9/10, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 90। सही। सो आंसर इज 90 मीटर पर सेकेंड। तो इंटीजर में इसको 90 टिक करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट्स में ट्रांजिशन हो रहा है। तो जो वेवलेंथ ऑफ फोटोन है वो λ1 λ2 है। तो मैं रेशियो निकालना है λ1 अपॉन λ2, जो कि गिवन है आपको 7/4 है। तो कंपेयर करके n फाइंड आउट करना है। तो जो a है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यानी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 2 होगा। b सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो n इक्वल टू 3, इसी तरह से ये हो जाएगा n इक्वल टू 4। तो सबसे पहले अगर हम λ1 पर चले तो फॉर्मूला हमें पता है कि 1/λ इक्वल टू जो होता है r रिवर कॉन्स्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/λ1 इक्वल टू r, और जेड तो 1 होगा तो जेड का स्क्वायर यानी 1 हो गया। इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से 2 में गया तो n2 इक्वल टू हो जाएगा 3, n1 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो 1/n1 स्क्वायर यानी 1/4 और 1/n2 स्क्वायर यानी 1/9। तो यहाँ से अगर हम 1/λ1 को लिखें तो ये r इंटू 5 डिवाइड बाई 36। सही। इसी तरह से λ2 निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन C से B में गया, तो 1/λ2 r इंटू 1, यहाँ भी n2 की बात करें तो 4 होगा और n1 की बात करें तो 3, तो 1/9 बन जाएगा, ये तो माइनस 1/16 हो जाएगा। सही। तो 1/λ2 इक्वल टू हो जाएगा r इंटू 7 डिवाइड बाई 9 इंटू 16। और हमें λ1/λ2 पता करना है, तो λ1 और λ2 अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके देखते हैं तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। सही। और यहाँ से अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 7 डिवाइड में 4 इंटू 5, तो फिर n इक्वल टू आना चाहिए कितना, 5। सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये RBD यानी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास रेडियस आर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग, रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा ये पता करना है। तो पहले वाले के लिए अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें तो रेडियस ऑफ गायरेशन m इंटू के ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल टू होता है 2/5 mr स्क्वायर। सही। दोनों का मास क्या है, सेम है, रेडियस भी सेम है। सॉलिड सिलेंडर की अगर बात करें तो m के ऑफ सॉलिड सिलेंडर, c है सिलेंडर, इक्वल टू होता है 1/2 mr स्क्वायर, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये इक्वल टू बन जाएगा 4/5। सही। m से m भी के स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पर। सही। m के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, m के c स्क्वायर इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। तो यहाँ से के एस अपॉन के सी की वैल्यू लिखे तो ये 2/√5 बन जाएगा। सही। तो मैंने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको m के स्क्वायर के इक्वल कर दिया, जबकि क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन।
तो 2 रूट में 5 यानी x इक्वल टू 5 आएगा। सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, प्रिज्म से लिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म गिवन है आपको √2, इक्विलेटरल टाइप प्रिज्म है। तो हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करना है। तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू होता है साइन डेल्टा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म a डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड में साइन a बाय 2। बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो n की वैल्यू तो √2 गिवन है, इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम आपको कैलकुलेट करना है प्लस a 60 डिग्री और ये डिवाइड बाय 2 और साइन a बाई 2 यानी साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो 1/√2 बन जाएगा ना। सो 1/√2 इक्वल टू आना चाहिए साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिवाइड बाय 2। सही। और ये एंगल अगर साइन और इस एंगल को अगर कंपेयर करें तो ये 1/√2 के इक्वल आने के लिए ये वाला एंगल होना चाहिए 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इक्वल टू बनेगा साइन मिनिमम डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से अगर डेल्टा मिनिमम की वैल्यू निकालोगे तो ये 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। सही। तो आंसर आना चाहिए इसका 30 डिग्री। सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी मॉडर्न फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, सॉरी इसको मॉडर्न फिजिक्स में बोल सकते हैं या हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये EMF का क्वेश्चन है ना। An electron in hydrogen atom revolve around its nucleus with speed 6.76 into 10 to power 6, radius भी given है 0.52 एंगस्ट्रॉम। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ एटम। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखें, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर पर B इक्वल टू क्या होगा। तो पहले B का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, ये होता है म्यू नोट Q V साइन थीटा डिवाइड में 4 पाई आर स्क्वायर। जब थीटा क्या है, एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड R वेक्टर, जो कि क्वेश्चन में आपको पता ही कि 90 डिग्री होगा। बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो B इक्वल टू म्यू नोट होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस का 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये Q हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 इंटू V आपको क्वेश्चन में पहले से मेंशन है 6.76 इंटू 10 टू पावर 6 और थीटा क्योंकि 90 था इसलिए साइन 91 हो जाएगा डिवाइड में 4 पाई इंटू आर की वैल्यू गिवन है 0.52। तो 0.52 और इसकी यूनिट एंगस्ट्रॉम है तो 10 टू पावर माइनस का 2 और इसका स्क्वायर करना। तो इन सबको जब कैलकुलेट करोगे तो फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो 40 टेस्ला आ जाएगी। सही। तो 40 टेस्ला वाला आंसर सही है, तो 40 आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 28, ये सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। देयर इज एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन 0.075, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 है और डेप्थ है 10 सेंटीमीटर। तो अमाउंट बाय विच प्रेशर इनसाइड द बबल इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सिंपल फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है कि P इन माइनस P आउट ये इक्वल टू होता है 2T/R के। सही। P इन माइनस P आउट। तो P इन को क्या लिखूंगा, जो बबल है वो लिक्विड के अंदर है और कितनी डेप्थ तक है, स्मॉल h तक है ना, ये h। तो यहाँ पर जो अगर बाहर वाला प्रेशर अगर P ATM यानी P नोट मानूं मैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो P नोट प्लस ρgh हो जाएगा। सही। ये सिचुएशन बनेगी ना। तो अगर हमें निकालना कि इतना प्रेशर ग्रेटर देन है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है कि अमाउंट बाय विच द प्रेशर इनसाइड बबल इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर वाले प्रेशर को मैं P इन मानता हूँ, बाहर वाला जो प्रेशर होगा वो P नोट प्लस ρgh हो जाएगा ना। बबल के बाहर जो स्मॉल h डेप्थ पर जो प्रेशर होगा, अंदर वाला प्रेशर तो P इन है सही और सराउंडिंग वाला प्रेशर हो जाएगा P नोट प्लस ρgh। और ये इक्वल टू आना चाहिए किसके, 2T/R के। हमें P इन माइनस P नोट की यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस निकालना है, यानी P इन माइनस P नोट इक्वल टू हो जाएगा 2T/R प्लस का ρgh। अब इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1150 के इक्वल। सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी में वर्क का क्वेश्चन है। एक फोर्स है जो कि 5x है
और ब्लॉक को 10 किलोग्राम मास के ब्लॉक को x इक्वल टू 2 से 4 मीटर तक ले जाना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। और बिकॉज वर्क सॉरी फोर्स जो है वो वेरिएबल है, तो वर्क डन इक्वल टू लिखूंगा इंटीग्रेशन f जो कि 5x है इंटू dx, और मोशन हो रहा है x इक्वल टू 2 से 4 तक, तो 2 से 4 में लिमिट लगा देते हैं। तो 5x स्क्वायर बाई 2 आफ्टर इंटीग्रेशन, और लिमिट लगेगी 2 से 4, तो ये हो जाएगा 5/2। लिमिट पुट करें x इक्वल टू 4, तो ये 4 का स्क्वायर 16, और x इक्वल टू 2 में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 12, और ये 2 से 12 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 30। सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर वाला क्वेश्चन है। 3 कैपेसिटर C1 C2 एज ए पैरेलल कनेक्टेड है, सप्लाई वोल्टेज है 10 वोल्ट। C1 है 2 माइक्रो, C2 x माइक्रो एंड 3 है 3 माइक्रो ना, और टोटल चार्ज जो तीनों कैपेसिटर का गिवन है आपको वो 100 माइक्रो कूलम में। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तीनों पैरेलल में, तो इसमें Q1 अगर चार्ज होगा तो ये हो जाएगा 2 माइक्रो फेरड इंटू V, जो कि V हो जाएगा 10। इसी तरह से इसमें हो जाएगा x माइक्रो इंटू 10, और प्लस लास्ट वाले के लिए 3 माइक्रो इंटू 10, और ये टोटल मिलकर आना चाहिए कितना, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में 100 माइक्रो कूलम आना चाहिए। तो इधर तो हो गया 20 प्लस ये हो गया 10x, और ये हो गया 30, और ये इक्वल टू होना चाहिए 100 के माइक्रो को कैंसिल आउट कर दिया, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 50, तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा 5। सही, तो x की वैल्यू आनी चाहिए 5।